नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। टैक्सी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। सारा सामान बंधा हुआ तैयार रखा था। मानस अपने कमरे में खड़ा उस चिर परिचित महक को अपने अंदर समेट रहा था जो उसके बचपन की अनमोल निधि थी। मानस की 3 वर्षीय बेटी रिया ने इसी कमरे में घुटनों के बल चलकर खड़े होना और फिर अपनी दादी की उंगली पकड़कर पूरे घर में घूमना सीखा। मानस की पत्नी चारू एक विदेशी कंपनी में काम करती थी। वह सुबह 9 बजे निकलती तो शाम को 6 बजे ही वापस लौटती। ऐसे में रिया अपनी दादी के हाथों ही पली बड़ी थी। नौकर रिंकू के साथ उसकी खूब पटती थी, जो उसे कभी कंधे पर बिठाकर तो कभी उसको 3 पहियों वाली साइकिल पर बिठाकर सैर कराता। अक्सर शाम को जब चारू लौटती तो रिया घर में ही न होती और चारू बेचैनी से उसका इंतज़ार करती। किंतु जब रिंकू के कंधे पर चढ़ी रिया घर लौटती तो नीचे कूदकर सीधे दादी की गोद में जा बैठती और तब चारू का पारा चढ़ जाता। दादी के कहने पर रिया चारू के पास जाती तो ज़रूर, लेकिन कुछ इस तरह मानो अपनी माँ पर एहसान कर रही हो। ऐसे में चारू और भी चिढ़ जाती और मन ही मन इसे अपनी सास की एक चाल समझती। लगभग 7 वर्ष पूर्व जब चारू इस घर में बहू बनकर आई थी तो जगमगाते सपनों से उसका आंचल भरा था। पति के हृदय पर उसका एक छत्र साम्राज्य होगा, हर स्त्री की तरह उसका भी यही सपना था। किंतु उसके पति मानस के हृदय के किसी कोने में उसकी माँ की मूर्ति भी विराजमान थी, जिसे लाख प्रयत्न करने पर भी चारू वहाँ से निकालकर फेंक न सकी। चारू के हृदय की कुड़हल ने घर में छोटे मोटे झगड़ों को जन्म देना शुरू कर दिया, जिन्होंने बढ़ते बढ़ते लगभग गृह कलह का रूप ले लिया। इस सारे झगड़े झंझटों के बीच में पिस रहा था मानस, जो सीधा साधा इंसान था। वह आपसी रिश्तों को शालीनता से निभाने में विश्वास रखता था। अक्सर वह चारू को समझाता कि माँ भावुक प्रकृति की हैं, केवल थोड़े मान प्यार से ही संतुष्ट हो जाएंगी। किंतु चारू ने सास को अपनी माँ के रूप में नहीं, प्रतिद्वंदी के रूप में स्वीकारा। इन 7 वर्षों ने मानस की माँ को एक हंसते बोलते इंसान से एक मूर्ति में परिवर्तित कर दिया। अपने चारों ओर मौन का एक कवच सा लपेटे माँ रिंकू की मदद से घर की साज संभाल करती। उनके हृदय के किसी कोने में आशा का एक नन्हा दीप अभी भी जल रहा था कि शायद कभी चारू के नारी हृदय में छिपी बेटी की ममता जाग उठे और वह उनके गले लग जाए। किंतु चारू की बेरुखी माँ के हृदय पर नित्य कोई न कोई नया प्रहार कर जाती और वे आंतरिक पीड़ा से तिल मिलाकर अपने कमरे में ही चली जाती। भारी आंखें छलके और बेटा उन्हें देख ले इससे पहले ही वे उन्हें पहुँच डालती और एक गंभीर मुखौटा चेहरे पर चढ़ा लेती। समय इसी तरह बीत रहा था कि एक दिन मानस को स्थानांतरण का आदेश मिला। शाम को माँ के पास बैठ उनके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम उसने खिले चेहरे से माँ को बताया, माँ मेरी तरक्की हुई है और तबादला भी हो गया है। माँ चौंक उठी, बदली भी हो गई है? हाँ, मानस उत्साह से भरकर बोला, मुंबई जाना होगा, दफ्तर की तरफ से मकान भी मिलेगा और गाड़ी भी। तुम खुश हो ना माँ? हाँ, बहुत खुश हूँ। मानस के सिर पर माँ ने हाथ फेरा। आंखें मानो वात्सल्य से छलक उठी और मानस संतुष्ट होकर उठ गया। किंतु शाम को जब चारू लौटी तो यह खबर सुनकर झुंझला उठी। क्या ज़रूरत थी यह प्रस्ताव स्वीकार करने की? हमें यहाँ क्या परेशानी है? मेरी नौकरी अच्छी भली चल रही है, वह छोड़नी पड़ेगी। तुम्हारी तनख्वाह जितनी बढ़ेगी उससे कहीं ज़्यादा नुकसान मेरी नौकरी छूटने का होगा। फिर मुंबई नया शहर है, आसानी से वहाँ नौकर नहीं मिलेगा। रिंकू हमारे साथ जा नहीं सकेगा क्योंकि दिल्ली में उसके माँ बाप हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। कैसे उल्टे सीधे फैसले लेके बैठ जाते हैं आप। पर्स वहीं मेज पर पटक कर परेशान सी चारू सोफे पर ही पसर गई। थोड़ी देर बाद रिंकू चाय ले आया। माँ को चाय दी? मानस के पूछने पर रिंकू बोला, जी साहब। माँ जी अपनी चाय कमरे में ले गई। सुन रिंकू, चारू बोल उठी,
साहब की बदली मुंबई हो गई है। तू चलेगा ना हमारे साथ? रिया तेरे बिना नहीं रहेगी। साहब मुंबई जा रहे हैं? रिंकू का चेहरा उतर गया। फिर मैं क्या करूँगा? मेरा बाप मुझे इतनी दूर नहीं भेजेगा। तेरी पगार बढ़ा देंगे। चारू त्योरी चढ़ाकर बोली। फिर तो भेजेगा ना तेरा बाप? नहीं बीबी जी, पगार की बात नहीं, मेरी माँ भी बीमार रहती है। तो ऐसा कह कि तू ही जाना नहीं चाहता। चारू गुस्से से भरी वहाँ से उठ गई। फिर अगले कुछ दिन बड़ी व्यस्तता के बीते। मानस को 1 महीने बाद ही मुंबई पहुँचना था। सो ये तय हुआ कि चारू 1 महीने का ज़रूरी नोटिस देकर नौकरी से इस्तीफ़ा दे दे और मानस के साथ ही चली जाए, जिससे दोबारा आने जाने के चक्कर ना रहे। मानस ने पत्नी को समझाया, रिया अभी छोटी ही है, वहाँ किसी स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। माँ जी तो साथ होंगी ही, जैसे यहाँ सब कुछ संभालती हैं वहाँ भी संभाल लेंगी। बाद में कोई नौकर भी ढूंढ लेंगे, जिससे कि माँ पर ही सारे काम का बोझ ना पड़े। इन्हीं सारे फैसलों के साथ दिन गुजरते गए। घर में सामान की पैकिंग का काम शुरू हो गया। मानस के ऑफिस की ओर से एक पैकिंग कंपनी को आदेश दिया गया था कि वे लोग सारा सामान पैक करके ट्रक द्वारा मुंबई भेजेंगे। घर की ज़रूरतों का सारा सामान पैक हो चुका था। फर्नीचर, डबल बेड, रसोई का सामान, फ्रिज, टीवी आदि बड़े बड़े लकड़ी के बक्सों में बंद होकर ट्रक में लादा जा रहा था। अब बचा था तो केवल अपनी निजी ज़रूरत का सामान, जैसे पहनने के कपड़े आदि, जो उन्हें अपने साथ ही ले जाने थे। कुछ ऐसा सामान भी था जो अब उनके काम का नहीं था, जैसे मिट्टी के तेल का स्टोव, लकड़ी का तख्त, कुछ पुराने बर्तन आदि। इन्हें वे रिंकू के लिए छोड़े जा रहे थे। गृहस्थी में चाहे अनचाहे न जाने ऐसा कितना सामान इकट्ठा हो जाता है जो इस्तेमाल ना किए जाने पर भी फेंकने योग्य नहीं होता। ऐसा सारा सामान वे रिंकू को दे रहे थे। आखिर 6 साल से वे उनकी सेवा कर रहा था, उसका इतना हक तो बनता ही था। चारू की इच्छा थी कि मकान किराए पर चढ़ा दिया जाए, किंतु मानस ने मना कर दिया। दिल्ली में मकान किराए पर चढ़ाकर किराएदार से वापस लेना कितना कठिन होता है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। इसीलिए अपने एक मित्र के भतीजे को एक कमरा अस्थायी तौर पर रहने के लिए दे रहा हूँ, जिससे मकान की देखभाल होती रहे। उस लड़के का नाम विपिन था। भला सा लड़का था। 2 महीने पहले ही पढ़ाई के लिए दिल्ली आया था। बेचारा रहने की जगह ढूंढ रहा था। साफ सुथरा कमरा पाकर खुश हो गया। इन सब झंझटों से छुट्टी पाकर मानस माँ के कमरे में गया और बोला, लाओ माँ, तुम्हारा सामान मैं पैक करता हूँ। किंतु माँ किसी मूर्ति की तरह गंभीर बैठी थी। शांत स्वर में बोली, मैं नहीं जाऊँगी बेटा। क्या? मानस मानो आसमान से गिरा। क्या कहती हो माँ? हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाएंगे भला? अकेली कहाँ हूँ बेटा, माँ भरे गले से बोली। रिंकू है, विपिन है, लेकिन वे सब तो गैर हैं। अपने तो हम हैं जिन्हें तुम्हारी देखभाल करनी है। हम तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दें? अपना क्या और पराया क्या? माँ की आवाज़ मानो हृदय की गहराइयों से फूट रही थी। जो प्यार करे वही अपना, जो ना करे वह पराया। नितांत सादगी से कहे गए माँ के इस वाक्य की मार से मानस मानो तिलमिला उठा। वह बोझिल हृदय से बोला, चारू के दोषों की सज़ा मुझे दे रही हो माँ? नहीं रे, ऐसे क्यों सोचता है? मैं तो तेरे सुख की राह तलाश रही हूँ। तुम्हारे बिना कैसा सुख माँ? और मानस कमरे से बाहर निकल गया। चारू को जब ये पता चला तो अपने चिर परिचित व्यंग्यपूर्ण अंदाज में बोली, अब ये आपका कौन सा नया नाटक शुरू हो गया? किस बात का नाटक? माँ का स्वर दृढ़ था। सीधी सी बात है, मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों? क्या मेरी इच्छा का कोई मूल्य नहीं? यह इच्छा की बात नहीं है। मुझे परेशान करने की आपकी एक और चाल है। आप खूब समझती हैं कि रिंकू साथ नहीं जा रहा, रिया आपके बिना रहती नहीं। उस नई जगह में मुझे अकेले सब संभालने में कितनी परेशानी होगी, इसलिए आप मुझसे बदला ले रही हैं। बदला तो मैं गैरों से भी नहीं लेती चारू। फिर तुम तो मेरी अपनी हो, बेटी हो मेरी। जिस दिन तुम्हारी समझ में यह बात आ जाए, मुझे लेने आना, तब चलूंगी तुम्हारे साथ। इतना कहकर माँ कमरे से बाहर चली गई। रात को चारू के कमरे से उसकी ऊंची आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। सारी दुनिया को दिखाना है कि हम उनको साथ नहीं ले जा रहे, हमारी बदनामी होगी, इसका भी ख्याल नहीं। चारू का व्यवहार अब मानस की सहन शक्ति की सीमाएं तोड़ रहा था। आखिर उसने साफ बात कह ही डाली, दरअसल तुम्हें चिंता माँ की नहीं बल्कि इस बात की है कि वहाँ नौकर भी नहीं होगा और माँ भी नहीं। फिर घर का सारा काम तुम कैसे संभालोगी? तुम्हारी सारी परेशानी इसी एक बात को लेकर है।
अंत में तय यह हुआ कि अगले दिन सुबह जब रिया सोकर उठे तो उसे समझाया जाए कि दादी को साथ चलने के लिए राज़ी करे। उनकी उड़ान का समय शाम 5:40 का था और माँ के सामान की पैकिंग के लिए इतना समय काफ़ी था। दूसरे दिन सुबह होते ही अपनी उनींदी आंखें मलती मलती रिया दादी की गोद में जा बैठी। दादी माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो जाऊं? भला क्यों? रिया के दोनों गाल चूम चूम कर माँ निहाल हुई जा रही थी। मैं आपको मुंबई ले जाऊंगी। माँ की समझ में सारी बात आ गई। धीरे से रिया को गोद से नीचे उतारकर बोली, पहले जाकर मंजन करो और दूध पियो। रिया उछलती कूदती कमरे से बाहर भाग गई। थोड़ी थोड़ी देर में मानस व चारू किसी न किसी बहाने से माँ के कमरे में यह देखने के लिए आते जाते रहे कि वे अपना सामान पैक कर रही हैं या नहीं, किंतु माँ के कमरे में सब कुछ शांत था। वे तो रसोई में मिट्टी के तेल वाले स्टोव पर उन लोगों के लिए दोपहर का खाना बनाने में व्यस्त थीं। वे मानस और रिया की पसंद की चीज़ें रिंकू की मदद से तैयार कर रही थीं। जो थोड़े बहुत पुराने बर्तन उन लोगों ने छोड़े थे, उन्हीं से वे अपना काम चला रही थीं। माँ को पता भी न चला कि कितनी देर से मानस रसोई के दरवाजे पर खड़ा उन्हें देख रहा है। चारू भी उसके पीछे खड़ी थी। सहसा माँ की दृष्टि उन पर पड़ी और एक पल को मानो उनका उदास चेहरा खिल उठा। ऐसे क्यों खड़े हो तुम दोनों? माँ पूछ बैठी। क्या आप चारू को माफ़ नहीं कर सकती? बुझे स्वर में मानस ने पूछा। आज तक और किया ही क्या है बेटा, माँ बोली, लेकिन बिना किसी प्रयत्न के अनायास मिला प्यार मूल्यहीन हो जाता है। इस तथ्य को समझो बेटा। तुम्हारे और रिया के बिना रहना मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन इस समय शायद इसी में हम सबकी भलाई है। अकेले घर संभालने में चारू को परेशानी तो होगी, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएगी। रिंकू के हाथ में खाने की प्लेटें देकर माँ रसोई से बाहर आईं। हाथ धोकर उन्होंने अपने कमरे में बिछे लकड़ी के तख्त पर खाना लगा दिया। आलू पूरी देखते ही रिया खुश हो गई। मीठे में माँ ने सेवइयाँ बनाई थीं, जो मानस और रिया दोनों को पसंद थीं। सब लोग एक साथ खाना खाने बैठे। माँ के हाथ का खाना अब न जाने कब मिले, यह ध्यान आते ही मानो मानस के गले में पूरी का कौर अटकने लगा। किसी तरह 2-4 कौर खाकर वह पानी का ग्लास लेकर उठ गया। टैक्सी में सामान रखा जा रहा था। माँ निर्विकार भाव से मूर्ति बनी बैठी थी। उनके पैरों के पास रिंकू बैठा हुआ था। कभी वह अपने साहब को देखता और कभी माँ जी को, मानो समझना चाह रहा हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा है या बुरा। माँ के पांव छूते समय मानस के हृदय की पीड़ा उसके चेहरे पर साफ उभर आई। वह भरे गले से बोला, मैं हर महीने आऊँगा माँ, चाहे एक ही दिन के लिए आऊँ। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारा घर है बेटा, जब जी चाहे आओ, लेकिन मेरी चिंता मत करना। क्या आप सचमुच ऐसा सोचती हैं कि ये संभव है? कहते कहते मानस का स्वर भर्रा उठा। माँ के पैरों के पास बैठा रिंकू उठकर मानस के सामने आ गया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, आप माँ जी की चिंता ना करें साहब, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। आप हर महीने खुद ही आकर देख लेना। एक भरपूर नज़र रिंकू पर डाल सहसा मानस ने उसे अपने से चिपटा लिया। उस पल, उस घड़ी चारू उसकी दृष्टि में नगण्य हो उठी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।